तो एडवांस अकाउंट्स आज हम लोग स्टार्ट किए कर रहे हैं। तो पहला दिन आज का जो क्लास का है, तो उसमें हम लोग काफी सारा क्लास के बारे में बातचीत करेंगे। बेसिकली मतलब व्हाट इज ऑल अबाउट द एडवांस अकाउंट्स क्लास, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है एंड ऑल दैट एटसेट्रा बात हम लोग करेंगे। तो किट सबके पास एडवांस अकाउंट्स का किताब है आप लोग के पास? डू हैव दैट एडवांस अकाउंट्स टेक्स्ट बुक? आईसी जो दिया है वो है आप लोग के पास? ठीक है तो एक बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। जो लोग का नहीं है, आई थिंक आपको पता है कि हम लोग किताब के ऊपर उतना रिलाई या हम लोग उतना डिपेंडेंट नहीं है, तो कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक जीएसटी क्लास जो लोग कर रहे हो कर चुके हो वो लोग को पता होगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन एंड ऑल दैट, तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मैं कल इसलिए पूछ रहा था कि आप लोगों को किताब एक बार देख के सिलेबस पता कर लो कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, नथिंग लाइक समथिंग लाइक दैट। सो एडवांस अकाउंट चैप्टर का जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा आईसी का सिलेबस को देख के, तो मेरे हिसाब से इसमें 3 अलग अलग सेगमेंट है। तो पहले अच्छे से देख लो, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स क्लास में हम लोग, मेरा जो अप्रोच रहता है मेरे स्टूडेंट के साथ, कि 2-3 टॉपिक ऐसा है जो आप लोग को अच्छे से सीखना है। मतलब मेरा बस चलता तो कल वही 2-3 टॉपिक पे रखता, बाकी टॉपिक को मैं हटा देता लिटरली, क्योंकि नॉलेज के लिए ठीक है बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि उतना उनका कोई रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है वो कभी आपसे कोई कैश फ्लो करवाएगा? बट यस स्टिल आई एग्री कि दैट इज यूजफुल फॉर द नॉलेज, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड ऑल दैट एक्टिविटी। लेकिन सर वो तो बीकॉम में पढ़ चुके हो ना, तो दोबारा रिविजन करे क्या फायदा? बीकॉम का कॉपी का पन्ना पलट लो, समझ में आ जाएगा कैश फ्लो क्या था नहीं था ऑल दैट। अच्छा, फिर रेशियो एनालिसिस। अच्छा, रेशियो एनालिसिस आज के डेट में तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ चुका है, तो रेशियो एनालिसिस हम लोग वही से देख लेते हैं, वही से चेक कर लेते हैं हम लोग कौन सा रेशियो एनालिसिस के लिए ये सब मिसिंग फिगर का सम करना है नहीं करना ऑल दैट। तो बहुत बार मैं सीए फाइनल में या सीए में फाइनल में बहुत बार इस तरह क्वेश्चन हम देखे, जो क्वेश्चन मुझे कभी फनी लगता है। और उस टाइम पे हम लोग का जो सिस्टम था एंड ऑल दैट, मतलब मैं जब बात करूँ तब उतना इतना इंटरनेट उतना अवेलेबल नहीं था। मतलब 2012-13 का बात कर रहा हूँ, जब मैं मेरा सीए का करियर स्टार्ट किया था पढ़ना। तो उस टाइम पे ऐसा बहुत सारा सम्स हम देखे थे सीए फाइनल से इंटरमीडिएट में, कि एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग पेपर पूरा जल गया है। तो ये सुनते ही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता, तो अकाउंट का किताब क्यों बच गया? वो भी जल गया था, बात ही खत्म। वो जला नहीं और हम लोग का फंसा दिया है। फिर क्या क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन होता था कि सम ऑफ द फ्यू पेजेस हैज बीन रिकवर्ड, जहां से पता चला डेटर्स का इतना बैलेंस है, क्रेडिटर्स का इतना बैलेंस है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीडिफाइन रीडिजाइन द अकाउंट एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट। ऐसा कोई रेशियो का सम फॉलो किए हो कभी आप लोग बीकॉम में, कि अकाउंट चोरी हो गया है, अकाउंट जल गया है, फिर आधा अधूरा रिकवर हुआ है और वहां से ये करो? तो पहले बात सर, आज का डेट में कौन ऐसा अकाउंट जलने वाला काम होता है? चलो सीए में मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में ये सब बहुत बार रिपीट होता था, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन वही है सर, इस बार लोग कंप्यूटर में सिस्टम स्टोर करते हैं, लोग बैकअप लेकर रखते हैं, जल भी जाता है तो बैकअप डाउनलोड कर लेंगे। ये स्टूपिड सा थिंग क्या बात है? मतलब ये रेशियो का 2 तरह का सम आप लोग देखे होंगे, एक मिसिंग फिगर वाला, मतलब रेशियो के सामने बैलेंस शीट आपको ड्राफ्ट करना था, और एक था जो आपको कैश रेशियो, क्विक रेशियो। आप लोग रेशियो पढ़े हो ना अच्छे से पढ़ोगे तो पक्का उस तरह का सम देखेंगे। मतलब अकाउंट्स बुक जल गया, नथिंग लाइक दैट, बट होगा कुछ इस तरह का, जैसे कि सब कुछ पता है, 2-4 मिसिंग फिगर पता नहीं है। अब उस मिसिंग फिगर को ढूंढना है और आपको बैलेंस शीट पूरा ड्राफ्ट करना है, तो इस तरह का सम। तो ये सब चीज हम लोग देखते थे, सुनते थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो का आज उतना खासियत नहीं है, अगर रेशियो का मीनिंग समझना जरूरी है। और वो भी अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो या कोई इन्वेस्टिंग प्लानिंग करना चाहते हो, तो ये सब पढ़ने का तरीका अलग अलग है, ये भी हम लोग का है। मेरा जो सबसे फेवरेट है एडवांस अकाउंट्स का, जो मुझे ऑलवेज अच्छे लगते हैं करने में कराने में, बिकॉज समवेयर समहाउ आई फील दैट कि स्टूडेंट्स अगर ये सीख जाते हैं तो आई थिंक उनका अकाउंट्स का करियर बहुत स्मूथ हो जाएगा। वो क्या है सर? वो है हाउ टू ड्राफ्ट और हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सा बड़ी बात है, फाइनल अकाउंट्स हम लोग बीकॉम में प्रिपेयर करके आ चुके हैं, रादर बीकॉम में प्रिपेयर कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स। बट प्रैक्टिकली आप लोग को फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हो और जो प्रैक्टिकली करना होगा, दोनों पूरा ऑपोजिट है। तो यहाँ पे पूरा कहानी पूरा पलट जाता है, तो वो चीज सबसे ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट है। और सिंस ये क्लास ऑनलाइन है तो थोड़ा मैं एडवांटेज ले सकता हूँ
क्लास थोड़ा सा लंबा चौड़ा करना, बिकॉज एग्जाम अगर आईसीए में ये क्लासेस पहले जैसा होता था तो उस टाइम पे एग्जाम का बहुत सारा प्रेशर था कि आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने एग्जाम देना है वगैरह वगैरह। तो अभी थोड़ा यू कैन टेक द एडवांटेज, अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में वो सीख सकता हूँ। अच्छा, और एक अप्रोच है, और एक अप्रोच है वहां पे जो है कि आपका एचआर का अप्रोच। एचआर मतलब एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुना ही होगा, जो पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज वाला पार्ट जो समझाता है एंड ऑल दैट, मतलब जो लोग पीएफ ईएसआई वाला कैलकुलेट, बेसिकली जो लोग सैलरी वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो वो का एक अप्रोच यहाँ पे है। तो हम लोग को वो भी जानना है कि अगर कल आप कोई एचआर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू में जा रहे हो, मतलब आपका सिलेक्शन होने वाला एचआर डिपार्टमेंट में, आपका एचआर राउंड नहीं हो रहा है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाओ। हर एक एमएनसी का एक राउंड होता है एचआर राउंड, जहां पे आपके साथ बार्गेन किया जाता है, आपको समझाया जाता है कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन, आपको इंडक्शन दिया जाता है कि आप कंपनी के साथ कितना साल कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे, ये सब जो पॉलिसी डिस्कशन होता है वो है एचआर राउंड। तो वो एचआर राउंड में जो लोग आते हैं आके आपके साथ डिस्कस करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ उस पोस्ट के लिए, मतलब यू आर अपियरिंग फॉर टू क्रैक द जॉब इन एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट में काम क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट में क्या चीज होता है, ये सब चीज हम लोग को जानना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट ये तो गया कंपनी और ये एचआर डिपार्टमेंट हो गया। और एक फाइनली एक चीज आते हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेगा इनिशियली, वो है ड्राफ्टिंग करना। ड्राफ्टिंग मतलब आज एक कंपनी का ऑडिट हो रहा है, सपोज मान लो कोई कंपनी ऑडिट कर रहा है, ऑब्वियसली टैक्स ऑडिट या स्टैट ऑडिट, तो आपको ये देखना होगा कि सर ऑडिट रिपोर्ट में जब पीएल बैलेंस शीट हम लोग उसके लिए रेडी करेंगे तो उसको ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आज के डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने जाए फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हाउ टू ड्राफ्ट, टैली से वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके नहीं देते वो लोग, उसके लिए अलग से ड्राफ्टिंग किया जाता है। तो वो ड्राफ्टिंग आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ कि क्या क्या है। तो आज के क्लास में मैं कुछ चीज में आप लोगों से डिस्कस, मतलब टेक्निकल बातें डिस्कस नहीं करूंगा, मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या है और आपसे एक सिंपल से सवाल पूछूंगा कि आप क्या चाहते हो। तो आप बेफिक्र होके बिंदास होके बता देना कि आप चाहते क्या हो, बट पहले उससे मिले मुझे सिलेबस जो है वो मुझे एक बार लिखने दो क्या क्या है यहाँ पे। तो हम लोग का एक चैप्टर स्टार्ट होता है सैलरी प्रोसेसिंग बोल के। ठीक है, ये हम लोग का बेसिकली एचआर के लिए काम होगा। जो एचआर का बात में भी बोल रहा था ना, तो एचआर डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस डिपार्टमेंट का मतलब के लिए क्या रेडी करना है वो। अच्छा, उसके बाद एक सेगमेंट आता है आपका रिकंसिलेशन। अच्छा, ये रिकंसिलेशन आपको अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में दरकार होगा। अकाउंट्स फाइनलाइजेशन में दरकार होगा, ठीक है। अच्छा, ये बैंक रिकंसिलेशन का बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बैंक रिकंसिलेशन ऑलरेडी आपको पता है आप कैसे क्यों एंड ऑल दैट, बट आपको आपको आता है बीआरएस करना। बट यहाँ पे आपको डेटर्स क्रेडिटर्स, ओके, ब्रांच एचओ, इसका रिकंसिलेशन बनाना होगा। तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने जाते हैं, सबसे ज्यादा जो टाइम हम लोग को लगता है वो होता है रिपोर्ट प्रिपेयर करने में, वो है हम लोग का डेटर्स क्रेडिटर्स रिकंसिलेशन बनाना। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। थर्ड हम लोग का इसमें है वो है आपका प्रोविजन। नाम तो सुना ही होगा आप लोग प्रोविजन का, तो अभी हम लोग इसमें प्रोविजन का डिटेल पढ़ेंगे। स्पेशली प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। अच्छा, आप लोग पीएल देखे हो, जो पीएल में टू इनकम टैक्स बोल के कुछ आते हैं, मतलब मैं बात करूं कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म का, ऐसा कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे हो जहाँ पे इनकम टैक्स बोल के कोई एंट्री हो रहा है? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स पीएल में कभी आता ही नहीं है। तो आप लोग को माइंड में सवाल आना चाहिए कि कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जिन लोग को फ्लैट रेट ऑफ इनकम टैक्स देना पड़ता है, मतलब इनकम हो तो टैक्स है, कुछ इस तरह का बात अगर है, तो कैसे वो इनकम टैक्स पे करता है, व्हाट विल बी द जर्नल, मतलब इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, रिंकी कंपनी के लिए पर्सनल नहीं होता है, कंपनी के लिए कंपनी का होता है, पर्सनल प्रोप्राइटर के लिए होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म खुद ही तो बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करे तो 30,000 गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो बात हो रही है 30,000 का एडजस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म कैसे करेगा।
ओके, तो इनकम टैक्स पर्सनली नेचर वो प्रोप्राइटर का होता है, जो प्रोप्राइटर अपना टैक्स देता है। बट पार्टनरशिप फर्म जब अपने अकाउंट में टैक्स पे करेगा तो सर वो तो उसी का ही टैक्स होगा ना, तो उसका पर्सनल क्या है, वो तो बिजनेस के लिए बनाया गया। तो ये यहाँ पे हम लोग को सीखना पड़ता है कि इनकम टैक्स का जर्नल करते कैसे हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स का जर्नल का तरीका अलग होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट हम लोग को किया पर जाना, मतलब हम लोग करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो कैसे डील किया जाएगा। ये पूरा आपके लिए नया रहेगा। ऑडिट के लिए जब जाओगे तो ये बहुत अच्छे सीख के जाना, बिकॉज ये एडजस्टमेंट आपको करना होता है। ऑडिट फाइल में ऑडिट सबमिट करने से पहले ये एडजस्टमेंट हमको कर लेना होता है। आपको पता होगा ऑडिट का डेट जो है वो हर साल 30 सितंबर तक दिया जाता है, बट एक्सटेंड भी होता है, 31 अक्टूबर तक इस साल दिया गया है। तो इसका बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो सैलरी है, रिकंसिलेशन है, प्रोविजन है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट्स ड्राफ्टिंग। कंपनी फाइनल अकाउंट्स ड्राफ्टिंग, ठीक है। फाइनली उसके बाद हम लोग का क्या है, उसके बाद हम लोग का है डिप्रिसिएशन। बट इस बार डिप्रिसिएशन का आप लोग का मतलब ऐसे सिखाया नहीं जाएगा कि डिप्रिसिएशन कितना मेथड होता है, वो आपको पता है, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी। बट एडवांस अकाउंट से डिप्रिसिएशन का कुछ अलग ट्रीटमेंट आप लोग को सिखाया जाएगा। कैसे ट्रीटमेंट सर? जैसे कि मान लो डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो जा रहा है, तो क्या करना है? मैं बहुत साल से एसएलएम कर रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है मैं डब्ल्यूडीबी करूँ, तो ये चेंजेस इन मेथड वाला कॉन्सेप्ट होता है डिप्रिसिएशन, तो उसमें हम लोग कैसे इस चीज को डील करें। और सबसे बड़ी बात सर, ये चेंज करने का मुझे दिया जाएगा या मुझे किसी से परमिशन लेना है, इस तरह का बात है हम लोग को सीखना है, जानना है। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। एंड स्पेशली द डिप्रिसिएशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब मतलब डिप्रिसिएशन कैसे हम लोग को दिखाते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग को डिप्रिसिएशन कैसे दिखाना है, हम लोग को फिक्स्ड एसेट के साथ डिप्रिसिएशन कैसे डिपिक्ट करना है, प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन कब बनाना है, मतलब इट्स ऑल अबाउट द एडवांस लेवल। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बार में एसएलएम, डब्ल्यूडीबी कैलकुलेशन से कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी आपको आता है। जो बात यहाँ पे होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, मतलब वही मेथड चेंज होगा तो क्या होगा, एसेट्रा, ये सब बात। ये कुछ चैप्टर आप लोग का है। और मेरा फेवरेट जो चैप्टर है वो है हम लोग का फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन। सो जितना सारे स्टूडेंट के साथ मेरा डीटी क्लास हो गया है, खास करके ई फाइलिंग, तो उनको पता होगा कि ITR 4, ITR 3 जो बिजनेसमैन का फाइल होते हैं, उनके लिए हम लोग को पहले बिजनेसमैन के लिए कंप्यूटेशन रेडी करना पड़ता है। तो आज अगर मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज अगर मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो मुझे क्या इनकम करना पड़ेगा, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में मुझे इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे बिजनेसमैन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। मुझे बिजनेसमैन का एक बैलेंस शीट बना के देखना होगा उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी से क्या पोजीशन है। तो हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो हम लोग को सीखना है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है मेरा इस क्लास में। एंड आई वांट कि मेरा हर एक स्टूडेंट इसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है लिटरली यहाँ पे, बट द ओनली थिंग इज आपका डिटर्मिनेशन एंड आपका डेडिकेशन यहाँ पे दरकार होगा। बोरिंग थोड़ा लगेगा बिकॉज बहुत पेशेंस दरकार होता है, इसलिए आप देखना कोई भी या कोई भी रिश्तेदार का सीए फॉर्म, या आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई ऐसा अकाउंटिंग फॉर्म में काम करते हैं, तो उन लोग से पूछ लेना कि क्यों हम लोग का टाइम लगता है मतलब फाइनलाइज करने में, तो बोलेगा बहुत कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग का मार्केट में इंडियन सिनेरियो में किस तरह का फाइल हम लोग को मिलता है, किस तरीके से हम लोग उसको अलग से डिस्कस करते हैं, सब चीज हम लोग को देखना पड़ता है ये जगह पे। ठीक है, उसके बाद एक होता है प्रॉफिट स्क्रीनिंग, ये भी बहुत काम का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन करना, प्रॉफिट प्रोजेक्शन। तो प्रॉफिट स्क्रीनिंग का मतलब होता है प्रॉफिट प्रोजेक्शन करना, मतलब सपोज मान लो आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है इस साल का, तो आप मान लो कुछ बैंक में ओवरड्राफ्ट का अप्लाई किए हो। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक बिजनेसमैन का क्रेडिट कार्ड। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जानते हो ना, कैश क्रेडिट अकाउंट बोल के अकाउंट होता है बैंक में, जो बिजनेसमैन को ऑफर किया जाता है, हम लोग उसको सीसी अकाउंट बोलते हैं। तो सीसी अकाउंट बेसिकली ओडी होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में पैसा होने का दरकार नहीं है, जितना लिमिट आपको ओडी दिया गया है उतना का आप एक्सपेंसेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओडी। तो वो ओडी
कैसे ओडी, जब जैसी ओडी के लिए आप अप्लाई करोगे तो बैंक आपसे पूछेगा कि आपका 3 साल का स्टेटमेंट दीजिए एंड आने वाले 3 साल में आप क्या प्रॉफिट करने वाले हो उसका एक प्रोजेक्शन दीजिए। अरे यार, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो आप देख लेना, 5 ओवर खेला होने के बाद ही एक प्रोजेक्शन होता है कि इस हिसाब से अगर रन रेट रहे तो ये टीम कितने स्कोर खड़ा कर सकता है, 8 के हिसाब से जाएगा तो कितना हो सकता है, 10 के हिसाब से जाएगा तो कितना। ये जो प्रोजेक्शन होता है तो आपको भी बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि 19-20 असेसमेंट ईयर पे आपका ये प्रॉफिट हुआ था, तो 20-21 में आपका क्या प्रोजेक्शन है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, 21-22 में क्या प्लान एक्शन, तो 3 साल का चाहते हैं वो लोग। तो सर प्लान के हिसाब से काम हो जरूरी तो नहीं, एकदम नहीं है, प्लान के हिसाब से काम हो जरूरी नहीं है, बट प्लान फॉलो करना पड़ता है। तो वो प्रोजेक्शन जो होता है वो प्रोजेक्शन आपको दिखाना पड़ता है। नो, द पॉइंट इज नॉट अ स्पेकुलेशन, इज प्रोजेक्शन। स्पेकुलेशन इज समथिंग एल्स। स्पेकुलेशन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है वो होता है स्पेकुलेशन, जो हम लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में जो करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शंस का जो ऑप्शन रहता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इफ एंड ओ का एक ऑप्शन रहता है, वो होता है स्पेकुलेशन। जैसे वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, या फिर प्रोजेक्शन का बात हो रहा है। स्पेकुलेशन इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपको सीखना है कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है, ये ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स के साथ भी हो जाएगा, बट आईसीए आप लोग को एक दूसरा नाम से सिखाया जाता है, ऑनलाइन फाइनलाइजेशन। अब ऑनलाइन फाइनलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारा काम टैली पे होता है या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे होगा। मैनुअली करेंगे तो फाइनलाइज ऑफ अकाउंट्स होगा, जब कोई सिस्टम में करेंगे, सॉफ्टवेयर लाइक टैली या ईआरपी सिस्टम लाइक ओरेकल, एसएपी, इस जगह पे जब करेंगे दैट विल बी कॉलिंग इटसेल्फ ऑनलाइन फाइनलाइजेशन। तो ये देखा जाएगा। तो फाइनल अकाउंट्स, ये सब चीजें हम लोग का। एंड फाइनली आप लोग का, बहुत लोग का फेवरेट होगा, मेरा, हाँ फेवरेट है एज ए चैप्टर, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आज तक मुझे उतना मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिला है इसके ऊपर काम करने का, क्योंकि ये बन जाते हैं ऑटोमेटिक। एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा तो रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में अच्छे से पढ़ूंगा अगर आप लोग को शेयर मार्केट के ऊपर स्टडी करना है। ओके, मतलब ओके, शेयर मार्केट समझना है तो रेशियो एनालिसिस बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारा रेशियो है जो हम लोग के इन्वेस्टिंग व्यू पॉइंट में दरकार होता है। तो जैसे कि तीनेंदु के साथ कल बात हो रहा था कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करता था, ऑल दैट हम लोग कैसे शुरू में करते थे, तो बहुत सारा इंडिकेटर हम लोग को पहचानना होता है। जैसे कि कल आप लोग को बता रहा था कि एक सपोर्ट होता है। आप लोग शेयर मार्केट फॉलो करते हो ना, तो आज अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो निफ्टी जो है आज कहाँ फॉल कर रहा है। आई थिंक 11,900 के आसपास निफ्टी अभी भी है। तो मैंने बोला था कि 11,800 निफ्टी का सपोर्ट है, तो ऐसे में तुक्का नहीं लगाया, 11,800 निफ्टी का सपोर्ट है। 11,800 कैलकुलेट करना पड़ा कि 11,800 इज द सपोर्ट फॉर द निफ्टी। तो अभी निफ्टी चल रहा है 11,858। अभी जस्ट मैं ओपन किया हूँ मेरा डिमैट अकाउंट, तो वहां पे 1:07 पे निफ्टी अभी हो रहा है 11,855, 856 दे आर फ्लक्चुएटिंग। तो 11,800 निफ्टी का सपोर्ट है। जब तक ये 800 के ऊपर रहेगा तब तक ये सेफ है। जैसे ही 800 से नीचे आएगा इसे गिरना चालू होगा। तो कौन सा रेशियो देख के सर आप ये प्रोजेक्ट करते हो, आप मतलब एक्सपर्ट लोग कौन सा रेशियो देख के प्रोजेक्ट करते हैं? जैसे बहुत सारा रेशियो का नाम है जो कभी शायद आप सुने भी नहीं हो, तो हम लोग उस तरह का डिस्कस एक बार करेंगे, ऑफ कोर्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नहीं तो मेरा अपना फ्री में, मतलब बेकार में आप लोगों से शेयर करके क्या होता है अगर आप लोग कोई फायदा ही नहीं हो तो आरएसआई इंडिकेटर, ओके, मैकडी, ऐसा बहुत सारा, मैकडी मतलब मैकडोनल्ड्स नहीं, हाँ यहाँ पे मैकडी अलग कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा इंडिकेटर होता है जो इंडिकेटर हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है, और उस इंडिकेटर से हम लोग को पता लगता है कि अभी पोजीशन क्या होना चाहिए। तो शेयर मार्केट की तुक्काबाजी नहीं है कि आप बोलोगे नहीं चलो लगाते पैसा जीत गए, नथिंग लाइक दैट। बहुत स्टडी करना पड़ता है तब जाके उसमें आप पैसे बना सकते हो, और ऐसी स्पेकुलेशन करोगे बिना नॉलेज का तो फंसोगे। तो उस तरह का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जब करेंगे तब करेंगे, लास्ट के टाइम पे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मार्केट तब भी अभी जैसा रहे जैसे मार्केट अभी है, तो पढ़ने में मजा आता है यार। मार्केट अच्छा है तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता है कि चलो ठीक है, ये जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के लिए, अभी जो भी सिचुएशन है वो थोड़ा सा हम लोग का बढ़ सकता है, मतलब सिचुएशन बढ़ सकता है, मतलब इंप्रूव हो सकता है। अगर मार्केट डिमोलिश हो जाता है तो यार बहुत ही खराब साइन है। मैं क्लास में अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपका मार्केट में पैसा एक भी नहीं है, मतलब ना तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट किए हो, ना तो कोई कंपनी का म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा नहीं है आपका, बट मार्केट अच्छा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर मेरा खुशी का क्या रीजन होगा, मार्केट में जो लोग का पैसा है वो खुश होगा। सही बात है, आपको जब मार्केट बढ़ेगा हो सकता है आपको उतना डायरेक्ट बेनिफिट ना मिले, लेकिन याद रहे भले ही आपका मार्केट में पैसा हो या ना हो, अगर मार्केट गिरेगा तो आपको लेके हमको लेके गिरेगा।
क्योंकि इकोनॉमी बाद में आता है, पहले मार्केट आता है। आप देखो जीडीपी में क्लास में सब चीज इसलिए बोलता हूं आप लोग को, ताकि आपको एक सोचने का जरिया मिले। आप सोचो इस बारे में कि कौन सा इनविजिबल फैक्टर है जो सब कंट्रोल कर रहा है। जीडीपी माइनस में है ना अभी हर एक कंट्री का, बिकॉज ऑफ द कोविड। तो जीडीपी माइनस में है, मतलब इकोनॉमी अच्छा है कि खराब है? सर इतना तो बुद्धि तो है ही हम लोग का, इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है, वी ऑल नो दैट। बट फिर भी देखो निफ्टी देखो 11,900 12,000 टच करने वाला है, सेंसेक्स 40,000 क्रॉस कर गए। वाई सर? अगर जीडीपी माइनस में है, सिचुएशन अगर रिवर्स है, तो मार्केट भी खराब होना चाहिए। मार्केट क्यों ऐसे फ्लरिश कर रहा है? और ये अभी 1-2 महीने में अनलॉक में नहीं कर रहे, लॉकडाउन से मार्केट अब हुआ है। मार्केट क्रैश किया था लॉकडाउन से 1 हफ्ते पहले। डेट में आपको बता रहा हूँ 18 मार्च या 16 मार्च, कुछ ऐसा मार्च था जो एक बार के लिए मार्केट बंद हो गया था। मतलब पूरा आधा घंटे के लिए बंद था। दैट वाज द डेडलीस्ट मोमेंट, मतलब किसी को पता नहीं था वो क्यों हुआ है। फिर उसके बाद जो गियर अप हुआ ना मार्केट, आज तक वो डाउन नहीं गया। हाँ, एक हफ्ता डाउन जाता है, फिर अगले हफ्ते उठ जाता है। तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके चलते ये मार्केट इतना ऊपर जाए, बट फिर भी जा रहा है। तो आप बोलोगे सर मेरा पैसा तो है नहीं तो मैं क्यों खुश हूं? मत होइए, बट एक पॉजिटिव वाइब है। लेकिन अगर सेंसेक्स निफ्टी भी अगर क्रैश कर जाए ना, तो आपका पैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको लेके डूबेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेमन ब्रदर्स का नाम सुने हो? नहीं सुने तो गूगल करना, लेमन ब्रदर्स क्या था। यूएस का जायंट था। जब वो बैंकरप्ट हुआ था तो इंडियन इकोनॉमी में क्यों इंपैक्ट पड़ा था, एक बार उसका स्टोरी पढ़ लेना। 2007 का बात कर रहा हूं। और आज भी वो हादसा माना जाता है कि आफ्टर द मतलब हम लोग रिसेशन का कोई चैप्टर स्टार्ट ही करते हैं लेमन ब्रदर्स से, कि आफ्टर द डिमोलिशन, आफ्टर द बैंकरप्सी ऑफ द लेमन ब्रदर्स। अरे यूएस जैसा कंट्री को करेंसी इंजेक्ट करना पड़ा। आप करेंसी इंजेक्शन समझते हो? करेंसी इंजेक्ट का मतलब क्या होता है? करेंसी को छपा के फिर से पब्लिक को हाथ में देना। यार आपको नहीं लगता कि इंडिया को अगर करना क्या है सर, रिजर्व बैंक को आप आदेश दो कि रिजर्व बैंक नोट छपाइए, 2,000 का नोट, 100 का नोट छपाइए, हर एक आदमी को हाथ में दे दीजिए, सबका तो पैसा ही पैसा हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बट गवर्नमेंट कभी ऐसा करते हैं? क्योंकि जिस दिन सबके हाथ में पैसा आ जाएगा, उस दिन जो सामान आज 100 रुपए में ले रहे हो वही सामान आपको 1 लाख में लेना पड़ेगा। मतलब परचेसिंग पावर में चेंज नहीं होगा। तो परचेसिंग पावर इंक्रीज करने के लिए आपको जीडीपी को इंक्रीज, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। तो यूएस जैसा इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी तो पूरा वर्ल्ड में नंबर 1, चाइना अपना डिस्क्लोज नहीं करते छोड़ दो, बट यूएस तो सबसे ऊपर है, मानते हो ना ये बात आज के टाइम पे? तो जब वो लोग का कोई बैंक बैंकरप्ट हुआ था, तो यार उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में क्यों आना चाहिए? बिकॉज वी लिव इन अ ग्लोबलाइज सोसाइटी। आज आप देख लो डाउ जोन्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, नैस्डैक, ये सब यूएस का इंडेक्स है। जैसे हम लोग का निफ्टी सेंसेक्स इंडिया का है, तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, स्टैंडर्ड एंड पुअर वो यूएस का है। चेक कर लो, वो लोग देखो पॉजिटिव साइन है। अब ट्रम्प साहब तो इलेक्शन जीता नहीं है अभी, तो अभी पॉजिटिव क्यों आ रहा है? ऑल आर द इनविजिबल फैक्टर। रिसेंटली मार्केट डाउन भी किया था, 200 300 400 पॉइंट तक डाउन भी करवाया था, एक फेक न्यूज डाल के। क्या फेक न्यूज? कि यूके का मार्केट में फिर से 2 वीक के लिए लॉकडाउन होगा। आप लोग फेक न्यूज सुनते हो ना अक्सर, कि दुर्गा पूजा के टाइम पे 5 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाएगा, कोई दुर्गा पूजा एंजॉय नहीं कर पाएगा। ऐसे फालतू का न्यूज देखते हो ना, फेसबुक में आते हैं, पता नहीं ये सब लोग कौन करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये फेक न्यूज खाली फेसबुक यूट्यूब में नहीं मिलता है, ये मार्केट में ही मिलता है। तो ऐसा उस टाइम पे आया था कि यूएस, सॉरी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, वो बोला था कि यार हम लोग का 2 वीक के लिए लॉकडाउन जाएगा। ऐसा न्यूज आया था, सब लोग उस न्यूज के चलते ये क्या मार्केट डाउन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कंट्री इंग्लिश प्रीमियर लीग खेल रहा है, यूसीएल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई चांस है उन लोग का? और वो आज से नहीं, 4-6 महीना हो गया। आईपीएल तो सितंबर में स्टार्ट, वो लोग जून से स्टार्ट कर दिया था। वो लोग कभी लॉकडाउन प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा फेक न्यूज से पूरा मार्केट को डाउन कर दिया था। फिर 2 वीक बाद फिर से मार्केट को अप कर दिया। तो फिर इनविजिबल फैक्टर होता है मार्केट में, और ये इंसान ही करते हैं। हाँ, बहुत बार तो हम लोग के लगता है कोरोना वायरस भी वही लोग लेके आया होगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो? मतलब बोल नहीं रहा, मतलब कभी कभी लगता है यार, मन करता है। वो अनाउजुद्दीन सिद्दीकी की तरह बोलते ना, कभी कभी समझते हैं कि अपनी भगवान है, वो सेक्रेड मूवी का जो सेक्रेड गेम का जो डायलॉग है, तो कभी कभी लगता है कि यही लोग कोरोना वायरस को लेके आया। क्यों सर? 2020 का पहले में स्टॉक का दाम ना बहुत हाई था। टीसीएस 3300 रुपए, एमआरएफ का बहुत दाम, मतलब लोग चाहे तो टच ही नहीं कर पाएगा स्टॉक को। मतलब आपको अगर शेयर परचेस करना है तो आप खरीद ही नहीं पाओगे, इतना दाम है। तो वो लोग क्या, मार्केट को डाउन कराया और सारा शेयर का दाम आधा किया और फिर ऊपर लेके गया। तो टीसीएस का दाम इस बार 1500 पे भी आया था,
इस बार मैं मार्च मंथ का बात करो, आप चेक कर लेना, कोई भी इंडिसेस देके स्टॉक्स इंडिसेस चेक करो, आज देखो 3000 क्रॉस करने वाला है वो, तो 6 महीने में 100% रिटर्न, फिर इसको बोलते हैं गेम। तो ये सब चीज जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप मार्केट से पैसा ये कर सकते हो। हांगकांग चाइना का स्टॉक मार्केट ना वो लोग किसी को एंटर करने देता है ना वो किसी की जगह पे एंटर करते हैं। तो चाइना की तरह ऐसा प्लीज अर्णब गोस्वामी की तरह चाइना वाइना ऐसा मत बोलो, ठीक है। फैक्ट कुछ और है, हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, तो थिंग्स आर डिफरेंट। तो चलो कोई बात नहीं। अब कोविड के चलते किसी का फायदा हुआ वो है जिनका मार्केट में पैसा था उनका फायदा हुआ, और कुछ नहीं। आप चेक कर लो स्टॉक का दाम, यहाँ पे लोगों का जॉब जा रहे हैं, उन लोग का 100% रिटर्न मिल रहा है वहां पे, दिस इज अ फैक्ट है। तो रेशियो एनालिसिस में हम लोग इस तरीके से हम लोग पढ़ते, लास्ट एक दो बैच में हम ऐसे स्टार्ट किए, ताकि आपको कुछ वही क्विक रेशियो करंट रेशियो पढ़ाने में मेरा मन नहीं है, वो आप लोग पढ़ते पढ़ते पक गए होंगे। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट बाय द करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी, वो सब चीज मुझे पढ़ने का एकदम ही दिलचस्पी। वो क्यों पढ़ो भाई, वो क्यों, तो रिविजन होगा, कुछ ऐसा पढ़ते हैं ताकि कुछ फायदा हो, तो समझना है हम लोग को, ठीक है। एनीवे तो गाइस ये सिलेबस है आप लोग का एडवांस अकाउंट्स का ओवरऑल, ठीक है। तो आप खाली चेक करके बोलो इसमें नया कौन सा है आप लोग के लिए, मतलब कौन सा जगह लग रहा है कि नया है, मतलब ये कभी सुने नहीं है, ये हो सकता है ये नया है, प्लीज देख के तो समझ में आ ही जाएगा। आप लोग अभी तक कितना तक पढ़े हो तो देख के चेक कर ही सकते हो कि सर ये लग रहा है कि ये नया है, कि सब चीज किया हुआ है, किया हुआ मतलब बीकॉम में और कोई कोर्स में आप लोग किए होंगे। प्लीज जो लोग फर्स्ट टाइम एडवांस अकाउंट्स कर रहे हो उन लोग से पूछ रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी हो चुके रिविजन कर रहे हो वो लोग को तो पता होगा। अच्छा पब्लिक बोल रहे हैं सैलरी प्रोसेसिंग, सैलरी प्रोसेसिंग, ओके। क्रिश बोल रहा है प्रॉफिट स्क्रीनिंग, ओके। अच्छा सैलरी, ओके, चलिए। ओके सो लेट्स सी हम लोग क्या करें अभी। ओके तो चलो मैं थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग से, अ, एक सिंपल सवाल, पर्सनल सवाल, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग का नहीं तीनों रिकॉन्सिल कोई कंपाइल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर, तो दोनों को मैच कराना। ठीक है तो हम देख लेते हैं एक बार। ओके तो आप लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, सिंपल एकदम पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप लोग पर्सनल जगह पे रह के आंसर दीजिएगा, कोई ड्राफ्टिंग आंसर नहीं चाहिए मुझे। अ, जब कोई डॉक्टर मतलब मेडिकल के लिए जब कोई स्टूडेंट प्रिपेयर्ड होता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है कि डॉक्टर बनने के बाद उसको क्या काम करना होगा। सर ये गेस आप कर सकते हो कि डॉक्टर बनने के बाद या तो वो सर्जन बनेगा या तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। सर डॉक्टर सबका तो दो ही काम होता है ना, क्या डॉक्टर से एक्सरे निकलता है डॉक्टर पढ़ने के बाद, एक्सरे निकलने का दुकान खोल लेता है? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नौबत नहीं है उन लोग का। या तो वो पेशेंट चेक करते हैं, मतलब वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो वो सर्जन बनते हैं, मतलब जो लोग ऑपरेशन वगैरह करते हैं। जो इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं तो उनको भी पता होता है अगर मैं सिविल या मैकेनिकल में जा रहा हूँ तो आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मैकेनिकल में जा रहे हो तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट के लिए आप काम करोगे उसको डिजाइन करना, उसको ड्राफ्टिंग करना, फिर जिसको कैड आता है सीएडी जो आता है उसके पास से डिस्कस करके वो डिजाइन बनाना, ये सब काम उन लोग का होता है। या फिर जो लोग और थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाते हैं, जो लोग आईटी फील्ड में रहते हैं उन लोग को सॉफ्टवेयर बग फिक्स करना या प्रोग्रामर, ये डिसाइड होता है। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप लोग को ये बात कंफर्म है कि अकाउंटेंट बनने के बाद आपको क्या करना है? इमेजिन करके मत बोलना, जेन्युइन होके बोलना। जैसे कि जब हम लोग सीए का तैयारी करते, सीए का तैयारी जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक ही चीज घुसाया जाता है कि ऑडिट करना है, तो उस टाइम पे फ्रैंकली स्पीकिंग पता भी नहीं होता कि ऑडिट होता क्या है, खाली स्पेलिंग पता होता है। सीरियसली जो भी सीए एस्पिरेंट स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग करते हैं अपना करियर तो वही जानते हैं कि एक दिन कंप्लीट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और हम लोग को ऑडिट रिपोर्ट साइन का, ऑडिट रिपोर्ट वो होता क्या है ऑडिट,
जाके क्या समोसा खाना होता है, कोल्ड ड्रिंक्स खाना होता है, कि कुछ काम भी करना होता है? तो ये सब चीज हम लोग को बहुत कुछ इमेजिनेशन में रहते हैं। साइंस और साइंस वालों को इतना इमेजिनेशन है, मेडिकल या इंजीनियरिंग लोग का उतना इमेजिनेशन नहीं होता है, वो लोग रियल टाइम में काम करते हैं। यही यही डिफरेंस है कॉमर्स का और साइंस के बीच, मुझे तो ये डिफरेंस लगा। और जो लोग आर्ट्स को लेकर पढ़ते हैं उन लोग को तो एकेडमिक्स पहले प्रेफरेंस रहता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब या कोई अदर थिंग रहता है। बट साइंस का जो स्टूडेंट होता है, आईआईटी का हो या नॉर्मल बीटेक का हो, उन लोग को पता होता है कि यार करना क्या है। दे आर वेरी मच क्लियर विद देयर डिटर्मिनेशन। तो जिसको समझ में आता है वो फील्ड में एक्सेल करते हैं, जिसको समझ में नहीं तो उसका स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोग को पता लगता है। ये मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एचआर एग्जीक्यूटिव बन गए हो, मान लो नम्रता तुम एचआर एग्जीक्यूटिव बन गए हो, कौन सा कंपनी का? मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका अच्छा टर्नओवर है। तो मैडम अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब आपका सिलेक्शन हो गया, आपने जॉब क्रैक कर लियो, इंटरव्यू, काम क्या करना होगा? आप बता पाओगे अभी कि एचआर डिपार्टमेंट में आपका काम क्या रहेगा? आप करोगे क्या वहां पे जाके? लोगों का फोटो स्कैन करोगे, मोबाइल फोन नंबर अपडेट करोगे, आधार के साथ पैन लिंक करोगे, क्या करोगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया मैडम? एनी आइडिया आपको? पब्लिक बोल रहे नो। ओके, अच्छा, आप लोग अकाउंटेंट बन गए हो, अकाउंट? सर हाँ बोलो। हाँ सर, इट मे बी एचआर का काम होता है सर, सैलरी ट्रांसफर करना या इंटरव्यू लेना। अच्छा, मे बी क्यों बोल रहे हो मनीषा? शक है? आई डोंट हैव आइडिया। अच्छा, दैट आई वाज आस्किंग कि आइडिया है कि, सो यू आर सेइंग यू डोंट हैव द आइडिया, गेसिंग। ओके, सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद द बस कॉमर्स हाँ, स्टूडेंट। गेस। ठीक है, कि हम लोग गेस करके पढ़ते हैं, यार हम लोग को पता होता ही नहीं है करना क्या है। अच्छा, नम्रता बोल रहे सर रिक्वायरमेंट करना, एक्टिविटीज करवाना दूसरे डिपार्टमेंट से, मेकिंग सैलरी स्लिप। ओके मैडम, ये बात आप कंफर्म होकर बोल रहे हो कि जस्ट गेस वर्क कर रहे हो? चलो ठीक है, जो भी है, गेस वर्क जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, दूसरा क्वेश्चन, आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अकाउंटेंट बन गए हो, जूनियर अकाउंटेंट, क्या करना होगा? सर डेली का ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ता है। जैसे 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 मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ, और वी कैन से दैट कि एक्सपेंसेस जो नहीं नहीं मीन्स जैसे जो डेली ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, हाँ, क्या तो बताइए, ट्रांजेक्शन का नाम बताइए, क्या ट्रांजेक्शन होगा? मतलब छोटा मोटा मीन्स खर्च, जैसे कैरेज हुआ, भाड़ा वाड़ा हुआ, या वी कैन से दैट कि लेबर चार्जेस है, तो उस हिसाब से ओके ओके, अच्छा चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? छोटा मीन्स जो डेली हो ट्रांजैक्शन। समझे समझे। पर मैडम आपको लिए बोल दो, आप जो खर्चे का नाम बोल रहे हो, ये खर्चा डेली हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग हर रोज परचेज नहीं करते, हर रोज परचेज बिल का एंट्री नहीं करते, बट होता है। यस, जो आप एग्जाम्पल होते हैं, बट ठीक है, देखते हैं। रवि क्या बोल रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना, इन्वेस्टर्स, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम बोल क्या रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने का मतलब समझाओ तो। एक जूनियर अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने दिया जाता है? कौन सा कंपनी है भाई जहाँ पे इस तरह का टफ चीज ऐसे बच्चे लोग को ऊपर दिया जाता है? नहीं होता है सर। आप जो बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना, वो या कंपनी का चार्टर्ड या जो सीनियर पर्सन होता है जो बहुत दिन से देख रहा है, उनके पास रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना उतना इजी टास्क नहीं होता है, बहुत कुछ इधर का उधर चीज करना पड़ता है। तो जो बंदा शुरू से है उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है। समझ जाओगे धीरे धीरे आप लोग, टेंशन मत लो। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो आपको क्या टास्क रहेगा? यू वांट टू बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी छोड़ दो, इनकम टैक्स, तो आपका क्या काम रहेगा बताइए? कहते हैं ना ऐसा, बहुत सारा लॉयर देखना इनकम टैक्स लॉयर बोलते हैं, मतलब पता होता है कि इनकम टैक्स। ओके, तो आपको क्या काम करना होगा? तो ये बोले रिटर्न फाइल करना, टैक्स फाइलिंग करना। मैडम साल में एक बार होता है वो, तो पूरा साल खर्चा कैसे चलेगा आपका? अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो साल में तो एक ही बार मौका मिलेगा ना, एक ही बार रिटर्न होता है ना। तो गाइस देखो, ये सब चीज मैं आप लोग से इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग आपका जॉब को लेकर कितना डिटरमाइंड हो, कितना आपको पता है कि आपको टास्क क्या करना है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो लोग बोल रहे हो, आई थिंक झूठ मत बोलना, गेस करके बोल रहे हो आप लोग। कंफर्म होके सब लोग बोल रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप ऑफिस कभी गए ही नहीं हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऑफिस में होता क्या है, माहौल कैसा रहता है, प्रेशर क्या होता है, एंड ऑल दैट। तो गाइस द प्रॉब्लम ये होता है कि वी कैन नॉट
नो डिटरमाइन एब्सोल्यूट मैनर के। और सबसे बड़ी बात, हम लोग का ना तो बीकॉम में, ना तो हम लोग का सीएसीएस का, अगर मैं आर्टिकलशिप को हटा देता हूं तो सीएसीएस का स्टडी में, या यूनिवर्सिटी का, वो भी कभी भी ये सब नहीं होता है। मतलब ये सब चीज कभी दिया नहीं जाता है, हम लोग के लिए पढ़ाया जाता है। बस पढ़ो, बाद में मार्क्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद काम सीख लेना। तो मेरा वही पे क्वेश्चन है यार, जब मैं सीखूंगा कुछ और पढ़ूंगा कुछ और, तो ऐसा थोड़ी होता है। एक ही चीज पढ़ते हैं ना जो दोनों में जगह काम आए। जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, वी डू इट, गुजू का आंसर है। भाई तुम कौन सा कंपनी का जूनियर अकाउंटेंट हो जो तुमसे ये टैक्स दे रहा है? 1 साल तक उसके आसपास मत भटकना, भटकने जाओगे बोलेगा हटाओ यहां से। प्रोविजन फॉर टैक्स वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नहीं देता है वो कंपनी, खास करके फ्रेशर जो होता है। तो तुम लोग जो सब नाम ले रहे हो ना, फ्रिंगी टाइप नाम, वो नाम में स्वैग है, बट वो जब काम जब आएगा, वो एक्सपीरियंस बंदा के हिसाब से देता ही नहीं है। स्टूडेंट बोलते हैं सर हमने इतना कुछ सीखा, बट देता ही नहीं है। पहले बात तो आप लोग को मानना पड़ेगा कि आपको ये काम दिया जाएगा, आपको ये करना है। तो चलिए हम लोग सैलरी प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पढ़ाई करना है तो पूरा नॉलेज से करो। नॉलेज मतलब दिस इज अ टेक्निकल कोर्स, आईसीए कोई आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करेगा कि आईसीए पास कर दोगे और आप एमकॉम बन जाओगे, नथिंग लाइक दैट। जब आईसीए डिग्री नहीं दे रहा है तो आईसीए से आपको स्किल लेना है, तो फोकस ऑन योर स्किल। मार्केट में पैसा और आपके बीच जो ब्रिज बनाएगा वो होगा स्किल आपका। आप जितना स्किल बनोगे उतना प्रमोशन जल्दी आपके पास आएगा, पैसा भी उतना जल्दी आपके पास आएगा। आप जितने स्किल पे ढीले दोगे उतना आप दूर हट जाओगे। तो आईसीए से आपको स्किल लेना है। मुझे ये समझ में आता है, स्टूडेंट कभी बोलता भी नहीं क्लास में आके सर मैं जीएसटी का मीनिंग क्यों पढ़ूं आपसे, मैं जीएसटी का रेट क्यों जानूं, वो तो मैं इंटरनेट से तो आपसे बेटर जान लूंगा। यार बोला करो ऐसा। तो सर मैं यहाँ पे आया हूँ, आई जस्ट वांटेड टू लर्न द टैक्स फाइल कैसे होता है, मुझे केस स्टडी दीजिए कि किस तरह का केस हम लोग फंसेंगे, कहाँ पे हम लोग निकल सकते हैं, ये सब बताइए। अगर मुझे जीएसटी का लॉ पढ़ना है तो उससे अच्छा यूट्यूब में आपसे अच्छे से पढ़ा देगा कोई। बट ये आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोग अच्छे बच्चे हो, चलो ठीक है। बट सर मार्केट में काम अगर करना है तो अगर आईसी से कुछ यादें लेके जाना है तो मैं बोलूंगा स्किल लेके जाइए। और मेरा वही कोशिश रहता है कि आप लोग को स्किलफुल बनाए, ठीक है? और स्किलफुल करेक्ट। बनने के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है पेशेंस, जो आप लोग के भीतर शायद कितना परसेंट है आई डोंट नो, बट दरकार हो। मतलब घंटों भर आप लोग लैपटॉप में बैठ के सामने बैठ सकते हो, गेम या मूवी देखने के लिए नहीं, कोई और पर्पस के लिए, और फेसबुक पे किसी को फॉलो करने के लिए भी नहीं। और करना मतलब बिल को टैली करना, बैंक स्टेटमेंट को एकदम पढ़ के पूरा 900 एंट्री एक साथ टैली करना, ये कितने लोग के पास ये पेशेंस है? पहले बोलो कि हाँ सर मैं 6 घंटा कंप्यूटर के सामने आराम से बैठ के, ऑब्वियसली चाय कॉफी लेके बैठूंगा, ऑब्वियसली भूखा थोड़ी रहेंगे, मैं कर लूंगा सर। ये पेशेंस अगर नहीं है आपके पास तो दो ऑप्शन है, या तो चूज सम अदर वर्क और इंक्रीज योर पेशेंस, तब जगह होगा। बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। आप फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे हो, आप एक बार फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, इंस्टा में स्टोरी डाल रहे हो, पहले बात तो बॉस से इतना झाड़ सुनोगे तो या तो फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दोगे, या ऑफिस ही छोड़ दोगे, या फिर आप अपने आप को चेंज कर लो। क्योंकि मार्केट और क्लासरूम में जो डिफरेंस होता है वो डिसिप्लिन का। ऑफिस हम लोग को डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है। आईसी मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं, ये सब मामले में पेशेंस सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, बॉस को ना बोलना, मतलब बॉस का मुंह पे कोई बार ना ना बोलना सिखाया, मतलब यस बॉस इज ऑलवेज राइट, ये एटीट्यूड मुझे डेवलप किया। 5 बजे एक स्टूडेंट आया, सर डेमो क्लास लेना है, मेरा शिफ्ट खत्म हो चुका है, आई कैन इजिली स्किप ऑफिस एंड आई कैन स्टार्ट माई पर्सनल वर्क, बट आई डोंट से नो। तो आप जाकर प्राइवेट फर्म में अगर आपको जॉब करने और आप बोले हट मेरा तो हो गया, मेरा टाइम खत्म, मैं जा रहा हूं, तो सर जब वीडियो बनाते हैं, वो एक यूट्यूब में एक भाई साहब आया था ना, छिछोरे मूवी का, वो एक्टर का नाम मुझे पता नहीं है अभी, उसका एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था कि मैं बहुत स्किलफुल लेबर हूँ, 5 से 9 बजे, सॉरी 9 से 5 मैं कंपनी के लिए देता हूँ, उसके बाद में क्यों दूं। सही बात है, आई एग्री विद दैट गाय, बट सर कभी कभार मजबूरी में हम लोग को 5 बजे के बाद भी करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो जिस दिन क्राइसिस होगा सबसे पहले टारगेट में आप रहोगे। तो आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑफिस में क्राइसिस होता है ना, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हर एक ऑफिस में एम्प्लॉय को शॉर्टिंग किया गया है ना,
जानते हो ना ये बात हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे शॉर्टिंग का भी कुछ पॉलिसी होता होगा कि लॉटरी क्या है क्या ऑफिस वालों, चलो जिसका नाम आ रहा है उसको हटा दो। तब बॉस के पास डिसीजन होता है कि मैं किसके साथ रहूं और किसको हटाऊं। तो कॉर्पोरेट में अगर आपको ऊपर जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, आई थिंक यू गाइस लव कॉर्पोरेट सेक्टर, इसलिए आप आईसी ज्वाइन किए हो। आप अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहेंगे तो आप लोग आईसी में तो नहीं आओगे, कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम का पढ़ाई होता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपको ऊपर जाना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो आपके पास दो क्वालिटी के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। क्या क्वालिटी सर? एक तो चैंपियन परफॉर्मर बनो। चैंपियन परफॉर्मर मतलब यू आर द स्टार, यू आर द स्टार योर टीम। मतलब आप ही विराट कोहली हो, समटाइम्स आप ही डेविलियर्स बन जाते हो, समटाइम्स आप ही श्रेयस अय्यर बन जाते हो, इस तरह का परफॉर्मर। और आपका ना बोलने के, आप ना बोलोगे तो बहुत लोग को दिक्कत होगा, इस तरह का बनना। या फिर इस तरीके से मिलजुल अपना टीम के साथ कि आपके सर पे किसी बड़ा इंसान का हाथ हो। मतलब जो एक शब्द बहुत पॉपुलर होता है, नेपोटिज्म। आई थिंक ये बात मानो या ना मानो, बॉलीवुड, फॉरगेट अबाउट द बॉलीवुड, से नेपोटिज्म स्टार्ट होता है ऑफिस से। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ। वो बॉलीवुड आई डोंट नो, बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म होगा ऑब्वियसली, कोई हीरो अपना बेटे को चांस देगा, वो क्यों पड़ोस से उठाया लेके आएगा। ग्लैमर इंडस्ट्री है, तो करण जौहर को लोग गलत बोल रहे हैं, गाली दे रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। जो लोग पहले उन लोग को अप्रिशिएट किया था फिर कुछ कुछ होता है, आज वही लोग उसको गाली दे रहे हैं। तो ये हिपोक्रिज्म, आई डोंट लाइक दिस। ओके, सो इसमें मुझे कोई भी डिस्कस नहीं करना है कौन सही कौन गलत, बट नेपोटिज्म जो उसके ऊपर जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, अरे भाई वो तो दूर का बात है, तेरा लाइफ में पहले हो रहा है। तू जो ऑफिस में जाते हैं उसमें तुझसे नेपोटिज्म नहीं होता, दिखा एक बार, गवर्नमेंट ऑफिस भी दिखा लो। तो सर ये रियलिटी है, इट्स अ फैक्ट। तो आपको पहले ये सब डिटरमाइन करना होगा। देखो ये सब बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ करता हूँ कि पढ़ाई तो चलो ठीक है लगा रहेगा, बट ऑफिस और ये डिफरेंस होता है। स्टूडेंट जाके बोले सर ये ऑफिस में टिक नहीं पाऊंगा, क्यों सर? बॉस मुझे ढंग से बात नहीं करता है, दोस्त लोग पीछे लग रहा है। तो आपको संभलना है, इट्स लाइक अ फैमिली। तो फैमिली के अंदर हर तरह का लोग रहता है, तो हर लोग आपको तारीफ करेगा ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। तो उस जगह पे रह के अपना आपको परफॉर्म करना है। तो ये सब मेंटल जो सेटअप होता है, ये जितना जल्दी डेवलप करोगे उतना कॉर्पोरेट आपके लिए इजी होगा। और इसमें अगर आप रोक टोक लगा के बैठोगे, नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना है, तो गो फॉर द गवर्नमेंट ऑफिस, दैट विल बी ओके। कॉर्पोरेट में आप टिक नहीं पाओगे, बिकॉज पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द कॉर्पोरेट। तो उसमें अगर आपको टिकना है तो क्या करना है? दो ऑप्शन, या तो चैंपियन परफॉर्मर, या फिर आपके सर पे किसी का हाथ होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं बोलेगा, समथिंग लाइक दैट। एंड सर वन मोर थिंग, तो सर जो बीच में लोग आते हैं उसको क्या करता है? वही घसे पीटे जिंदगी जो हम लोग बोलते हैं, 10 से 5 ऑफिस, फिर संडे, फिर ऑफिस, फिर संडे, फिर ऑफिस, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक इतना मैच्योर हो आप लोग, मेरा बात को आप समझ सकते हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? तो 10 से 5 मतलब वही हर साल में 5%, 10% इंक्रीमेंट, देन अगेन जॉब ढूंढो दूसरा जगह में। तो स्टेबिलिटी होना चाहिए लाइफ में, नहीं तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, यार कर क्या रहे हैं। तो आपका सक्सेस, आपका ग्रोथ आपके हाथ में है। एंड कॉर्पोरेट में फिर से कोई बता रहा हूं, उसमें ना कोई आपको ये देखना नहीं जाता है कि आप कितना टैलेंटेड हो, कितना क्या हो। वहां पे देखा जाता है कि आप परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हो। चैंपियन परफॉर्मर बनने के लिए आपको डिटरमाइन होना चाहिए, पेशेंस, एंगर, इसे मैनेज करना चाहिए। इसे बहुत कुछ अपने आप को डेवलप करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि कोई भी डिपार्टमेंट का काम के लिए पहले काम को अच्छे से समझना है। तो आज आप लोग सब लोग मुझे बोलो कि ये पहला वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए नया है, तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। एचआर डिपार्टमेंट में एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव, नॉट एज एचआर मैनेजर, तो एचआर मैनेजर होने के लिए एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीए होना चाहिए। बिकॉज एचआर डिपार्टमेंट जो मेंटेन होता है जो कंपनी में, वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, तो उनका मिनिमम क्राइटेरिया था एमबीए, एमबीए इन एचआर। तो ह्यूमन रिसोर्स में अगर आपके पास एमबीए का डिग्री है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द मैनेजर। और नहीं तो आप एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर सकते हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जो स्टेप होता है आप स्टेप को सीढ़ी चढ़ सकते हो। ओवरनाइट सक्सेस तो बहुत कम लोग को मिला है, बट सर नॉर्मल तरीके से हम लोग को मेहनत करके सक्सेस लेना पड़ता है। ये मैं मान के चलता हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज आपको बेनिफिट देता है, देगा ही देगा। तो यू शुड फॉलो। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आइए, सैलरी प्रोसेसिंग। अच्छा, तो पहले बात सर, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ हेल्प करेगा, एकदम फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एचआर एग्जीक्यूटिव पे कोई अगर इंटरव्यू आप देख रहे हो कहीं पे भी इन इंडिया, कोई भी सिटी पे, if you are seeing that कि there is a interviews going on for the HR executive, तो आप जो चीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आप लोग के साथ, हम लोग साथ साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं, ये एकदम छाप के चले जाना। क्वेश्चन बोलो जो भी बोलो आपको यहीं से पूछा जाएगा।
ठीक है, तो जो चैप्टर आज हम लोग प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें क्या चीज सीखने वाले हैं हम लोग सीखने वाले हैं कि एचआर एग्जीक्यूटिव का जो टास्क होता है वो क्या होता है। क्लियर? तो नम्रता आपने बोल रहे थे कि सैलरी स्लिप प्रिपेयर करना, पीएफ ट्रांसफर करना, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सब टास्क ही रहता है, बट कैसे? पीएफ का स्लिप, पीएफ कैसे डिडक्ट होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, पीएफ जमा कहां करता है, पीएफ का रिटर्न कैसे भरा जाता है, सैलरी स्लिप का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। ये बात हम लोग को जानना है यहाँ पे इन द चैप्टर कॉल्ड सैलरी प्रोसेसिंग। आर यू रेडी टू विटनेस दिस टास्क? शुरू करें? तो आइए सर, शुरू करते हैं हम लोग का फर्स्ट टास्क। इट्स इंट्रो पार्ट, एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, और आई थिंक नया नेक्स्ट क्लास में 2-3 स्टूडेंट शायद ज्वाइन करेगा, आज ज्वाइन नहीं कर पाए वो लोग बोल रहे थे, तो वो लोग रिकॉर्डिंग देख के पॉप अप कर ध्यान से। सर, सैलरी में आपको सबसे पहले 3 चीज को समझना जरूरी है। ये आपका पर्सनल लाइफ के लिए भी मैं बता रहा हूं एंड आपका करियर के लिए भी बता रहा हूं। क्या चीज सर? आपको पहले 3 शब्द का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, कैसे? सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटीसी? ओके सर, नाम तो सुना ही होगा, यस सुने हैं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस सैलरी? प्लीज जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, प्लीज शांत रहना थोड़ा, ताकि नया जो स्टूडेंट है वो लोग को थोड़ा मजा आए सीखने में। आप लोग मजा में पानी मत फेर देना, ठीक है? तो कंट्रोल योर इमोशन, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आंसर देना प्लीज। सीटीसी और लास्ट होता है नेट सैलरी। सैलरी के दुनिया में, स्पेशली इन इंडिया, हम लोग के 3 चीज से हम लोग डील करते हैं, सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। अब सवाल उठ रहा है ये सर कि एम्प्लॉय किससे खुश होता है, बॉस को क्या पे करना होता है, और अगर शादी ब्याह का बात हो तो लड़की वालों को कौन सा बताना चाहिए? तो बॉयज आप लोग देख लो, अगर जॉब करने के बाद आपको शादी करना है तो लड़की वालों को कौन सा बोलना है, और लड़की वालों आप लोग चौकन्ना हो जाओ ताकि लड़के वाले आप लोग को बेवकूफ बनाना पाए। ऐसा होता है मार्केट में कि मेरा बेटा का सैलरी जो है वो 1 लाख पर मंथ है, तो खुशी खुशी लोग खुश हो जाते हैं, यार सही बात है, 1 लाख पर मंथ बढ़िया है, इंडिया में स्टाइल लाइफ स्टाइल मेंटेन हो जाएगा। जब शादी ब्याह हो जाता है, पहला मंथ का सैलरी जब आता है आफ्टर द शादी ऑब्वियसली, तो लक्ष्मी जी का दर्शन उतना नहीं होता, तब होता है 65,000 रुपीज। तब लड़की सवाल पूछता है, शादी के टाइम पे तो इतना बोला नहीं गया था। तब लड़के वाले एक्सप्लेन करते हैं, वो तो सीटीसी था, आपने तो पूछा ही नहीं था, ये नेट सैलरी है। तो इस तरह का जंगल में नहीं फंसना है, नॉलेज से हर चीज सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आई थिंक सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। बात जब रिश्तेदारी का हो तो पहले से सब चीज सॉर्ट आउट हो जाए तो रिश्ता अच्छे से निभाया जाएगा, नहीं तो बाद में जाके बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आइए देख लीजिए किसके लिए कौन सा अप्रोच है, नहीं है, एंड ऑल दैट। शुरू करें? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटीसी, क्रॉस सैलरी या नेट सैलरी? देखो ध्यान से, ठीक है? और सर सबसे बड़ी बात, हम लोग जब आईसीए के लिए जब जॉब करने के लिए, आई मीन आईसीए से जब जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आप लोग को एक सवाल पूछा जाता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन। यार उस टाइम पे ना प्लीज कोई साइलेंट मोड पे मत चले जाना। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, लाइफ में कभी बार्गेन किए नहीं किए डजंट मैटर, बट उस टाइम पे बार्गेन जरूर करना, क्योंकि वो बार्गेन करने का जगह है। कंपनी देखेगा कि आपको अगर 1,000 रुपए अगर मैं कम दूं तो पूरा साल में 12,000 रुपए मैं आपसे बचत कर लूंगा। भाई वो 12,000 रुपए बचा के मर्सिडीज बेंज नहीं खरीदने वाला है, बट मेरे साल में 12,000 रुपए आने से मैं एक नया फोन ले सकता हूं, तो मैं क्यों अपॉर्चुनिटी दूं उसको 12,000 रुपए मुझसे छीन लेने का? पूछे रहते सुन से, तुम्हारा सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? वो आप जो ठीक समझो वही है। मतलब 5,000? नहीं नहीं सर 5,000 नहीं, तो क्यों बोल रहे हो? तो हक से बोलो ना यार, मुझे 12,000 रुपए इन हैंड चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे 15,000 रुपए इन हैंड चाहिए, हक से बोलो यार, आपका हक है ये बोलने का। तो उस टाइम पे प्लीज साइलेंट मोड फॉलो मत करना, थोड़ा बोल देना। आपका लाइफ है, आपका नॉलेज है, आपका स्किल है, आपका हक है ये मांगना, और सामने वाला अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपका। एंड हाउ टू डील विद स्टाइलिश एचआर। एचआर डिपार्टमेंट जब पहले शुरू में आप लोग से बात करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मम्मी पापा मेरे लिए इतना नहीं सोचता जितना ये लोग सोच रहे हैं। नहीं, फैक्ट है ये, ऐसा लगता है जब आप बात करने जाओगे। मतलब समटाइम्स लगता है कि हम लोग के पेरेंट्स भी इतना नहीं सोचते जितना ये लोग सोच रहा है। क्यों? आपको तरह तरह का चीज बोला जाएगा, थिंक यू बिकम सिक, तो इससे आपका सिक लीव हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत कुछ समझाएगा। आप सुन लेना अच्छे से, सुनने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना,
मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर मैडम होते हैं, तो आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. बॉयज एचआर बहुत कम देखने को मिला. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कोई यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज की बात नहीं कर रहा, बट आई हैव सीन several times, be it Capgemini, be it Accenture or ICA itself, HR is female. I don't know why. जो भी है अच्छा है. लड़के लोग क्यों नहीं मिलते वहां पे, आई डोंट नो. तो मैडम को एक ही बात बोलना कि मैडम मेरा एक सवाल है, पूछू? तो पक्का आपको बोलेगा, मैडम हाथ में कितना आएगा सैलरी, पूछ लेना. क्योंकि वो आपको सीटीसी को ऐसे एक्सप्लेन करेगा, आपको लगा यार यार हम तो लखपति बन गए यार. लेकिन जब अकाउंट में आएगा तब वही सैलरी स्लिप लेकर जब आप उससे पूछने जाओगे तो वही एचआर पूरा एकदम ऑपोजिट हो जाएगा. बोलेगा अच्छा आपको पढ़ाई लिखा नहीं आता है, तो आप नहीं पढ़े थे, क्या लिखा था वहां पे? सीटीसी लिखा था. हम बोले तो नेट सैलरी उतना आएगा. तो पूछ लेना प्लीज. अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ क्वेश्चन है तो इतना ही क्वेश्चन है, मैडम मेरा अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा. आप किन से खुश हो गए? अमाउंट देख के खुश हो गए कि अकाउंट में आने से खुश हो? आपका खुशी होने का रीजन क्या है? कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर में एक अमाउंट लिखा है और अकाउंट में कुछ और है. तो आपका खुशी का रीजन कौन सा है, अपॉइंटमेंट लेटर की अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट? पक्का ना? तो पूछ लो ना, पूछ लो ना. मैडम आई रियली इम्प्रेस्ड बाय योर द वे यू आर टॉकिंग. मतलब मैं तो आपको फैन बन गया. थोड़ा तारीफ कर देना, लोग तारीफ पसंद करते हैं. बट फिर मैम एक क्वेश्चन है, मैम मेरा बैंक अकाउंट में कितना आएगा? तब तो वो सच बात बताएगी. तब आप देख लेना कि वो आपके लिए ठीक है कि कम है. ये हिम्मत रहेगा आप लोग का, हाँ या ना? एज ए फ्रेशर देखो, जो एक्सपीरियंस होता है उन लोग का हिम्मत बन जाता है, ठीक है, वो टफ गाई बन जाता है. लेकिन आप लोग जो फ्रेशर होते हो ना, आप लोग एकदम पूरा क्या बोलो, एकदम पूरा मक्खन की तरह, मतलब ये होते हो, सॉफ्ट होते हो. आपका माइंड मतलब जो भी बोलो आप लोग मान लोगे. नहीं करना है सर. उस टाइम पे हम लोग भी एक सॉफ्ट सवाल पूछ लेंगे, मैम अकाउंट में कितना आएगा. जो लोग ये बोल रहे हैं ना, मैं सबको बाई फेस पहचानता हूँ, खास करके चौरंगा डालोजी का. मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो इंशाल्लाह, अगर सब कुछ सही रहे तो दिसंबर से. मैं देखना चाहूंगा कि उस टाइम पे कितने लोग ये सामने से क्वेश्चन करता है कि सैलरी कितना मिलेगा. ठीक है, तो बार्गेन दुकान पे कभी किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस टाइम बार्गेन जरूर करना. कंपनी का टारगेट होगा जितना आपको कम दिया जाए. भाई वो अपना कॉस्ट सेविंग का सोचेगा, तो आप मौका क्यों देना है? आपको लेना है उससे. तो याद रखना, इस दुनिया में फ्री में एक ही चीज मिलता है, वो है माता पिता का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, लव. ये फ्री में मिलता है, बाकी हर चीज आपको लेना पड़ेगा. ये दुनिया का हार्श रियलिटी है, चेक कर लेना. कोई किसी का, खासकर ऑफिस में तो कोई किसी का सगा नहीं होता है. आप अगर किसी को सगा मान ले रहे हो तो आप इमोशनली हाईजैक पक्का हो जाओगे. इमोशनली हाईजैक समझते हो? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं आगे जा रहा हूं. इमोशनल हाईजैक समझते हो? एक टर्म होता है कॉर्पोरेट में, इमोशनल हाईजैक. हम बहुत बार हुए, मुझे शर्म नहीं है, हम बहुत बार हुए, बहुत बार हुए. ठीक है, रिसेंटली हुए. क्या सर, क्या है ये? तो समझे, इंटरेस्टिंग लग रहा है. आईसी में ऐसे बहुत सारा हायरार्की, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात. बहुत सारा हायरार्की है, सीईओ है, असिस्टेंट ऑफ सीईओ है, जिनको मैं आज तक मैं ना नहीं बोल पाया. क्यों नहीं बोल पाया मुझे पता नहीं. आई रिस्पेक्ट देम. डर भी लगता है, हाँ सर डर भी लगता है, तो मैं कभी ना नहीं बोल पाया. मेरा टाइमिंग स्टार्ट होता है क्लास लेने का सुबह का 8:30 बजे से. मेरे पास एक ऐसा रिक्वेस्ट है, मुझे सुबह का 7 बजे क्लास लेना पड़ता है. तो उस टाइम पे अगर मैं ना बोल लेता तो मैम मुझे रिक्वेस्ट किया, सर मुझे जो नहीं कर पाता, बट मैं कर नहीं पाया. मैं इमोशनल हाईजैक हो गया, और मैं टीटीएस के दिन सुबह 7 बजे उठे क्लास लेना पड़ता है, सुबह का 7 से इवनिंग का 7 बजे तक. लॉकडाउन है, घर पे, मतलब वर्क फ्रॉम होम में मना भी नहीं कर सकता हूँ. तो ये इमोशनल हाईजैक में हो गया. तो ये इमोशनल हाईजैक अगर आप हो जाते हो कॉर्पोरेट में ना, सो आपको हर जगह पे आपको लोग इसी का फायदा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको ना नहीं बोल सकते. बस वो चीज समझ जाएगा. तो ना बोलना सीखना चाहिए, बट नॉट लाइक टपोरी स्टाइल. यार नजाकत नाम का भी चीज होता है, समथिंग लाइक दैट. मतलब यू शुड हैंडल दिस. मुझे नहीं पता हाउ टू हैंडल दिस. मैं इसमें हाथ खड़ा कर देता हूँ और समटाइम्स में हो जाता हूँ, मतलब बन जाता हूँ मैं बेवकूफ. तो समर मुझे ये मन को तसल्ली का, तो आई लाइक माई प्रोफेशन, तो ठीक है, इट्स ओके यार, चल लो, तो क्या फर्क पड़ता है. तो सर वो तो अलग बात है, बट अगर मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो सेम एम्प्लॉय सेम स्केल पे वो काम कर रहे हैं 8 से 5 और मेरे काम कर रहे हैं 7 से 7. तो ये सब मैं कभी कंपेयर करता नहीं हूँ. करने जाऊंगा तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा. क्यों? तो वही जिसको इमोशनल हाईजैक. तो ये सब टॉपिक ना ऑफिस में जाके सीखते हैं हम लोग. स्कूल कॉलेज में ये सब चीज कभी सीखते ही नहीं है. ये होता है वर्ल्ड, ये होता है रियलिटी.
समझ रहे हो? तो ये सब मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को कंट्रोल कर पाओ। अगर आपका सीनियर मैनेजर को पता चल गया ना कि मेरा ये बंदा, ये मेरा ये बंदी कभी भी मेरा टीम में जो है ये कभी मुझे ना नहीं बोलता है, तो आपका मान लो दिवाली है, आपको पता है दिवाली है, आपके घर भी फंक्शन है, वो बोलेगा भाई एक ना अर्जेंट है प्लीज देखना, बिकॉज उसको पता है आप थोड़ा सा वहां करोगे ऐसे, मतलब एंग्जाइटी दिखाओगे, फिर बोलेगा ठीक है सर कर दे रहा हूं, बस उसका काम तो डन। अब तुम्हारा दिवाली सेक्रीफाइस होगा। सर इससे छुटकारा पाने का समझा दो टीम मेंबर को ताकि आप ना बोल सकते हो। तो ये सब चीज हैंडल करना सीखता है। ये कोई किताब पढ़ के हैंडल करने वाला है नहीं, ये आपका पर्सनालिटी, आपका नॉलेज, आपका बात करने का तरीका, ऑब्वियसली आपको कोई मतलब मिसबिहेव नहीं करना है, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये सब कॉर्पोरेट वैल्यू होते हैं। इट्स नॉट अ पॉलिटिक्स, इट्स कॉल्ड इमोशनल हाईजैक। समझ में आया बात? तो जिंदगी में ना बोलना भी सीखना चाहिए। बोल ले तो ना आप लोग, जैसे दिव्यज्योति मुझे बोला है कि सर नहीं, ना तो मैं नहीं बोल सकता, और कोई हो जो ना नहीं बोल सकते हो कि बोल देते हो? अच्छा रिंकी, अच्छा जो लोग का ये प्रॉब्लम है मेरे तरह, सो प्लीज थोड़ा सा टेक केयर कीजिए, नहीं तो मुश्किल होता है थोड़ा सा। ओके, सब लोग का प्रॉब्लम है क्या? क्या बात। अच्छा मेरे पास कोई टफ गाय हो, टफ गाय जो अपने बॉस को बोल सकते हो यार नहीं सर आई एम नॉट हायरिंग फॉर दिस, मेरा जो काम था हमने कर दिए। टफ गाय, सुबह से यू आर टफ गाय। अरे वाह, लॉट्स ऑफ टफ गाय। जो लोग हाँ हाँ बोलो, वो लोग कभी ऑफिस गए हो कि ऐसे ही बोल दे रहे हो? नहीं सर, मैंने टाप का ही नहीं है, मैं ना बोलना नहीं पा रहा, यही बहुत प्रॉब्लम है, यही बोलना ना चाह बोल रहे नहीं पाते हो, हाँ तुम्हें देख के लगता है तुम सॉफ्ट हो, ना नहीं बोल सकते। ठीक हैं। है तन्मय, तुम कभी किसी को ना सर बोले हो? 8 बजे। तुम तो बिजनेस करते हो। चलो कोई बात नहीं, यही लाइफ होता है, सबको लेके हाँ चलना सर, पड़ता काज है। करता सर इबी आड़िले। अच्छा तब ना बोलते थे तुम? हाँ सर। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते। सीटीसी, ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटीसी? कॉस्ट टू कंपनी। अच्छा सीटीसी से पहले मैं स्टार्ट करूँ ग्रॉस सैलरी से। ये शुभेंदु करेक्ट है, हाँ देखते हैं इंस्टेड ऑफ नो, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट आप देखोगे ऐसे भी बहुत सारे बंदे होते हैं, देखना जो लोग ऑफिस जाते हैं, मैं उन लोग को बोल रहा हूँ, आप ही के टीम में देखोगे जिससे बॉस आज तक कोई ओवर टाइम करा नहीं पाया। और ऐसा भी नहीं कि बॉस उसे जॉब से निकाल दिया, वो भी है आपका टीम में, वो भी टीम में है, आप भी टीम में हो। फर्क क्या है पता है? आप हाईजैक्ट हो, वो आजाद है। ठीक है, अब इससे फायदा नुकसान क्या हो रहा है वो अलग बात है, बट दिस इज अ सिचुएशन। ये सब चीज थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, थोड़ा सा कोप अप करो। बॉस का मुंह सर बोल मेरा दिया मेरा कोई भी ना नहीं 8:30 बोल पाता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मेरा 8:30 बजे से 5 बजे तक ऑफिस का टाइम है, लेकिन 6 बजे से काम चालू होता है बॉस का, तो ऐसे ही 7:30 पौने 8 बज जाते हैं हर दिन। चलो ऑल द बेस्ट। ये प्रॉब्लम है सर, इसके लिए सिलेबस आना चाहिए था, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जितना सारा समझो, मैं इसलिए सर कहता था जितना सारा मोटिवेशन होता है ना, उन लोग को बोलना सर इसे मोटिवेशन सर ना यूट्यूब में अच्छा लगता है, लाइक कमेंट शेयर के लिए अच्छा होता है। जब आप जॉब करोगे ना तब पता बहुत सारा चलेगा कि ना बोलने के लिए कितना गट्स चाहिए। ठीक है, तो नहीं। सर हाँ हम लोग मुलाजिम है, हम लोग ना बोल कैसे बोलेंगे? फैमिली है हम लोग का यार, अगर हम लोग का ना किसी को बुरा लग गया तो नुकसान मेरा होगा, तो वो क्यों करूं? चलो हर एक का बार अपना एक बार पर्सपेक्टिव। ना बोलने से एक बार ना बोलने से बहुत तरीका टेंशन आता है, लेकिन एक बार है बोलने से काम उठा डे लाइट लेट हो जाता है और कुछ नहीं होता है। चलो चलिए हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और क्या बोलेंगे। अच्छा सुनो, ग्रॉसरी का क्या मतलब है? अच्छा आप लोग कभी सैलरी स्लिप देखे हो? नहीं देखो तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को रियल टाइम में सैलरी स्लिप दिखा दूंगा। ठीक है, तो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो। फॉर्मेट कैसा होता है सर? एक अर्निंग से कॉलम रहता है, एक डिडक्शन रहता है, एक नेट पे रहता है। ठीक है, तो अर्निंग्स के अंदर जितना कंपोनेंट का नाम आप सुने हो सब यहाँ पे आता है। आप लोग सैलरी चैप्टर जब पढ़े हो इनकम टैक्स में, तो आप पढ़े हो ना एजुकेशन अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, अदर अलावेंस, ओके, ट्रैवलिंग अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, तो जितना सारा अलावेंस अर्निंग से
ये सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, सैलरी में जो जो देने का बात हुआ है उतना आपको दिया तो जाएगा, बट कुछ चीज डायरेक्टली दिया जाएगा, कुछ चीज इनडायरेक्ट तरीके से दिया जाएगा। आई रिपीट, सैलरी के साथ जो जो चीज आपको डायरेक्टली दिया गया जाने का वादा हुआ है, तो ऑलवेज वो चीज आपको दिया तो जाएगा, बट कुछ चीज डायरेक्टली, कुछ चीज इनडायरेक्टली। जैसे कि इंडिया में आप कोई भी स्टेट में हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, वेरेवर, ये 4 डिडक्शन हर एक स्टेट में होता है। क्या क्या? अच्छा, डिडक्शन मतलब आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, आपका सैलरी से ये काटा जाएगा, आपका अर्निंग से डिडक्ट होगा। सो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन ईएसआई, नाम सुने हो ना पीएफ ईएसआई का? आप लोग कभी प्रोफेशन टैक्स का नाम सुने हो? पी टैक्स। इंशाल्लाह जब जॉब करोगे तब देखना आपका सैलरी स्लिप में रहेगा पी टैक्स। एंड और होता है टीडीएस, ठीक है। और भी होता है, लिस्ट और भी लंबा होता है, कोई यूनियन है तो उसको भी चंदा वगैरह देना पड़ता है, लिस्ट और भी लंबा चौड़ा होते हैं। बट हम लोग को वही चीज डिस्कस कर रहे जो ओपन टू ऑल है, मतलब इंडिया में हर एक क्षेत्र में जो कॉमन है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर जगह पे। सुनिए ध्यान से, ये वो सब नाम है जो पैसा आपको मिलने का बात हुआ था। ये लिस्ट भी लंबा हो सकता है, मैं तो कल कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हूं जो कॉमन होता है, ये लंबा चौड़ा होगा। एक बैंक मैनेजर, रिस्पेक्टेड बैंक मैनेजर का अगर आप सैलरी स्लिप देखोगे तो ये 2 पेज का होता है। कभी मौका मिले तो कलेक्टर या थोड़ा ग्रुप ए का गवर्नमेंट ऑफिसर का कभी सैलरी स्लिप चेक करोगे, चाहे वो रेलवे का हो या पोस्ट ऑफिस का हो या कलेक्टर डिपार्टमेंट में हो, मतलब डीएम ऑफिस का हो, तो देखना इसका 2 पेज आता है उन लोग का। मतलब इतना कुछ मिलता है सरकार से, आप बोलोगे हम लोग क्या किए। सही बात है, आई थिंक ये बात सबको पता है। तो ये डिपेंड करता है आपका डेजिग्नेशन के ऊपर। डेजिग्नेशन जितना अच्छा होगा उतना इसमें लंबा चौड़ा होगा। डेजिग्नेशन जितना छोटा रहेगा, छोटा इन द सेंस देखो, छोटा बड़ा में आई डोंट बिलीव, बट लोग ऐसा भेदभाव करके रखा है, तो ये लिस्ट थोड़ा कम होगा। मतलब एग्जीक्यूटिव का जो रहेगा, मैनेजर का थोड़ी, मैनेजर का तो और लंबा चौड़ा होगा। डन। बट डिडक्शन में वी आर ऑल सेम, ठीक है। क्या है सर? ये जितना अर्निंग्स है, अर्निंग्स का सारा पैसा आपको हाथ पे नहीं दिया जाएगा, कुछ पैसा आपके नाम पे कहीं जमा किया जाएगा, जैसे कि पीएफ में जमा किया जाएगा, जैसे कि ईएसआई में जमा किया जाएगा, या कोई मेडिकल फंड में जमा किया जाएगा, आपके नाम से प्रोफेशन टैक्स जमा किया जाएगा, और आपके नाम पे इनकम टैक्स भी जमा किया जाएगा इन द नेम ऑफ टीडीएस। तो आप अगर एम्प्लॉय हो तो इतना सारा जगह में आपके नाम पे पैसा जमा किया जाएगा, और ये पैसा जमा आप ही का पैसे से डिडक्ट करे किया जाएगा। मतलब बॉस अपने जेब से नहीं निकल रहा है, ये सारा जो डिडक्शन का पार्ट आप देख रहे हो, ये आप ही का जेब से ये पैसा जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? आप ही का जेब से सारा पैसा जा रहा है, और जाने के बाद आपके हाथ में जो पैसा आएगा दैट विल बी द नेट पे। तो नेट पे कैसे आएगा? नेट पे इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन। ये जगह है जो लक्ष्मी जी का दर्शन आपके हाथ में होने वाला है, ठीक है। बहुत सारा लोग तो बोलते हैं टेक होम सैलरी, टेक होम, बट ऐसे टेक होम बोले कोई ऑप्शन हम लोग का लॉ में नहीं है, हम लोग इसको नेट सैलरी बोलते हैं। तो सर ग्रॉस सैलरी किसको बोलते हैं सर? ये जो अर्निंग्स का टोटल है इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। समझ रहे हो? ग्रॉस और नेट पे के भीतर समझ में आया आप लोग का डिफरेंस? तो नेट पे वो होता है जो पैसा आप घर लेके जाओगे, जितने का लक्ष्मी जी का दर्शन हर मंथ आपका होगा। और ग्रॉस सैलरी वो है जो आप अर्न कर रहे हो, कहीं पे जॉब करते हुए आप जो अर्न करते हो, दैट इज योर नेट सैलरी, सॉरी ग्रॉस सैलरी। तो आप बोलो आपको किसको फॉलो करना है, कौन से चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, ग्रॉस की नेट? जेनपैक बोल रहा है योर ग्रॉस सैलरी विल बी 15K पर मंथ। आप खुश होकर दोस्त लोग को पार्टी वार्टी दे दोगे? हाँ, पार्टी देना तो बनता ही है, बट आप क्या पूछोगे जेनपैक से? आई वेरी हैप्पी विद द ग्रॉस, बट व्हाट अबाउट द नेट? है आपका 10,500। हाँ सर पार्टी तो देंगे, तो पहले सोचे थे मैकडोनल्ड्स लेके जाऊंगा, अब
समोसा से पार्टी चला लूंगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जॉब तो मुझे करना ही है, जोक्स अपार्ट गाइस, ठीक है। तो ये है हम लोग का नेट सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी के भीतर डिफरेंस। तो ये हिम्मत करके आप पूछ सकते हो, ऐसे का जॉब देखते हैं अमिता मैम इंटरव्यू वगैरह फिक्स करते हो, तो मैम को बोल सकते हो मैम हाथ में कितना मिलेगा बोलिए, नहीं दिमाग में नहीं सर मैम क्या सोचेगी, हाँ ये बोलो मैम पे कि हाथ में कितना अकाउंट, सर सो मीन, कोई मीन नहीं है, ये आपका हक है, फिर से बता रहा हूं, आपको पूछना चाहिए कि हाथ में कितना आएगा, मतलब अकाउंट में कितना आएगा। अब उस टाइम पे प्लीज मेरा बात तो कोट अनकोट बोलना मत बोलना, मैम आपको पता है मन तो नहीं कर रहे पूछने का, बट सर ने हम लोग को ना सिखाया है, सरफराज सर ने, कि पूछिए, तो सरफराज सर ने बोला था हाथ में कितना मिलेगा, बोलिए मैडम, यार प्लीज इतना भी मुझे फॉलो मत करो, कुछ चीज अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लो, ठीक है, तो प्लीज हाँ मैं डिस्क्लेमर दे दिया, ठीक है, ओके। सो गाइस ये था हम लोग का टोटल अर्निंग्स डिडक्शन एंड नेट पे, आई थिंक इट्स क्लियर, यस और नो। अब सर व्हाट अबाउट सीटीसी, सीटीसी के बारे में क्या ख्याल है, चलिए सर सीटीसी के बारे में। ये आज एक न्यूज आया, न्यूज देख के थोड़ा मुझे ऑड लगा न्यूज, ठीक है। आदित्य नारायण को पहचान दो आप लोग, उदित नारायण जी का बेटा, तो एक न्यूज पढ़ रहा था गूगल में, गूगल मिंट पे न्यूज आया कि वो बोल रहा है कि उसके अकाउंट में 18,000 है अभी, सारा पैसा सेविंग्स खत्म और उसके सामने शादी है। ये बात न्यूज में लेके आने का क्या दरकार है भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये न्यूज का लीक हो जाता है कि वो प्रेस रिलीज करके बोलते हैं यार, ये पर्सनल चीज। सर हिंदुस्तान टाइम का है सर, हिंदुस्तान टाइम फेक न्यूज देने कब से लगा, ये हिंदुस्तान टाइम का है, अब चेक करके देखो, वही आ रहा है, आदित्य नारायण सेज ऑल मनी इज गॉन, हैज ओनली 18K इन हिज अकाउंट अहेड ऑफ वेडिंग। सर ये पर्सनल चीज को क्यों आप नेशनल इशू बना रहे हो, ठीक है, पता नहीं यार, चलो सुनो। सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी क्या है देखते आ जाओ। क्यों भाई कैंसिल क्यों करेगा बेटा शादी? डाउरी सही है, आप लोग मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ ही देते हो ना एकदम पूरा। ये होता है चर्चा, ये होता है चाय पे चर्चा वाला टॉपिक। अगर हम लोग न्यूज चैनल चलाते तो हम लोग इस विषय पे चर्चा करते तो आप लोग का तरह तरह का ओपिनियन आता और एक अच्छा न्यूज बन जाता, ठीक है। ओके सॉरी, कॉस्ट टू कंपनी होगा। सुनो, सपोज मान लो एक सॉरी बाय मिस्टेक कैंसिल टाइप कर दिए। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज मान लो आप लोग एचआर मैनेजर हो, मेरा कंपनी का आप लोग एचआर मैनेजर हो, एचआर एग्जीक्यूटिव हो, और आप लोग हो, सब हो आप लोग, ठीक है, और मेरा एक न्यू ब्रांच ओपन हो रहा है हावड़ा पे, हावड़ा एसी मार्केट में मेरा कपड़ा का बुटीक है, मतलब कपड़ा बेचता हूँ मान्यवर की तरह। आई थिंक मान्यवर तो आई गेस पूरा इंडिया में बिजनेस कर रहा होगा अभी वो लोग, ठीक है। तो हावड़ा एसी मार्केट में मेरा एक नया शॉप ओपन होने वाला है और एक मैं अहमदाबाद में ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ठहरे एचआर हो, तो मुझे इस शॉप के लिए एक मैनेजर चाहिए जो मेरा सारा काम देखेगा, मतलब अकाउंट से लेके स्टॉक एवरीथिंग मेरा मैनेजर जो है वो संभाल लेगा। एंड कभी कभी कस्टमर का अगर दुकान में भीड़ ज्यादा हो जाएगा तो मैनेजर सेल भी संभालेगा। मुझे इस तरह का बंदा चाहिए। सर मिलता है ऐसा बंदा? हाँ ऐसा ऑल इन ऑल बंदा मिलता है जो दरकार पड़ने में गल्ला संभाल लेता है, मतलब कैश बॉक्स संभाल लेता है, दरकार पड़ने पे कस्टमर के साथ डील भी कर लेता है। तो ये ऑल इन ऑल बंदा बहुत डिमांड होता है मार्केट में, मतलब इस तरह का बंदे को लोग कभी जाने नहीं देता हाथ से। यार आप जाने दोगे, आप जाने दोगे इस तरह का बंदे को जो आपका सारा चीज संभाल लेगा? सर कभी नहीं, इसको रिटर्न करना जरूरी है, लेकिन सर इसको रिटर्न करने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो मैंने, आप लोग मेरा एचआर टीम हो, मैंने आप लोग को बोल दिया कि एक मैनेजर के लिए मेरा मैक्सिमम बजट होगा 40K फॉर द हावड़ा एंड 55K फॉर द अहमदाबाद। ये मैं एचआर टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे एक मैनेजर, मेल फीमेल ऑल आर वेलकम, जो कंफर्टेबल हो वही चलेगा, मेल फीमेल बोथ आर वेलकम, जो ठीक लगे आप लोग इंटरव्यू कंडक्ट करो
मेरा बजट है कोलकाता के लिए 40K और अहमदाबाद के लिए 55K पर मंथ। ओके, तो आप लोग इंटरव्यू स्टार्ट कर दोगे, सीवी वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। अरे यार, एचआर का काम तो मैन पावर हायर करना भी तो होता है ना, तो जहां जहां जॉब एजेंसी से जो जो एक्सपीरियंस सीवी आपका है तो वो आप हायर करना चालू करोगे, इंटरव्यू स्टार्ट करोगे। मान लो दोनों जगह के लिए बंदा मिल भी गया, अब दोनों जगह एक जन, अच्छा चलो लड़का लड़की बोथ आर सिलेक्टेड फॉर बोथ द शॉप। मेरा आप लोग से एक ही सवाल है, ये 40,000 जो मैं अपने जेब से देने का बात कर रहा हूँ, ये 55,000 जो मैं अपने जेब से देने का बात कर रहा हूँ, ये मैनेजर के लिए दे रहा हूँ ना? हाँ या ना? सिचुएशन को समझो प्लीज यार, सिचुएशन को समझो। मैनेजर के के लिए बात हो रहा है ना, तो खाली आप इतना बता दो, मैनेजर का ये ग्रॉस सैलरी है कि नेट सैलरी है? ये जो 40,000 एंड 55,000 है, ये मैनेजर का ग्रॉस सैलरी है कि नेट सैलरी है? इज दैट ग्रॉस की नेट सैलरी? द आंसर इज ये सीटीसी है। ठीक है, इसी को बोलते सीटीसी। तो सीटीसी मतलब ग्रॉस नहीं, ग्रॉस से ऊपर ऑल। मेरा एक बात अगर नोटिस किए तो आपको पता होगा, मैं बार बार एक चीज बोले तो मेरे जेब से इतना जाएगा। तो एक एम्प्लॉय को मेंटेन करने के लिए, रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, एक एम्प्लॉय को मेंटेन करने के लिए बॉस अपना जेब से जो जो पैसा निकालता है वो सब उसका सीटीसी में ऐड होता है। सिर्फ इससे बोलिए, एक एम्प्लॉय को मेंटेन करने के लिए बॉस अपना जेब से जो जो पैसा निकालता है सारा पैसा उसको सीटीसी में ऐड होता है। दैट्स व्हाई सीटीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट टू कंपनी। आई रिपीट, कॉस्ट टू कंपनी। सर बताइए क्या क्या वो लोग निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या जा रहा है मेरा जेब से? एक ग्रॉस सैलरी जा रहा है, तो बॉस के जेब से सबसे पहले क्या जा रहा है? ग्रॉस सैलरी। हाँ सर, आप समझ रहे हो ना? ग्रॉस सैलरी जा रहा है, और क्या जाएगा? और जाएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। सर पीएफ में एम्प्लॉय भी पैसा देगा, बॉस को भी पैसा देना पड़ेगा। ये सही पे सर, एम्प्लॉयर को देना पड़ा और एम्प्लॉयर को भी देना पड़ा, मतलब एम्प्लॉय को भी देना पड़ा एज वेल एज एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा। ये बॉस अपना जेब से देगा, ठीक है। बोनस, नाम सुने हो? आपको चाहिए बोनस? यस सर। ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, ये सब एग्जॉस्टिव लिस्ट लिख रहा हूं, सब आपको मिलेगा नहीं, प्राइवेट में सब नहीं मिलता बट गवर्नमेंट में मिलता है। तो बॉस को खाली ग्रॉस सैलरी नहीं जा रहा है, ग्रॉस सैलरी छोड़ के भी और भी कुछ जा रहा है, तो ये सारा टोटल को हम लोग बोलेंगे सीटीसी। तो सीटीसी के अंदर क्या क्या आएगा? सीटीसी के अंदर ग्रॉस सैलरी आएगा और उसके साथ ये बाकी जितना सारा बॉस को देना पड़ रहा है कंपल्सरीली सब सीटीसी के अंदर ऐड होगा। तो बॉस के लिए खर्चा सीटीसी होता है, लेकिन लक्ष्मी जी का दर्शन सीटीसी नहीं होगा। कितना होगा? हाथ में पैसे का दर्शन कितना होगा? जितना नेट होता है। टू ऑल माई एचआर टीम, आपका काम होगा, अगर किसी का सीटीसी 55,000 है तो उसका नेट पे कितना होगा ये कैलकुलेशन आपको करना है। अगर मेरा 55,000 मेरा ग्रॉस नेट सीटीसी है तो ग्रॉस सैलरी कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो नम्रता, आपने बोले थे सैलरी स्लिप प्रिपेयर करना, दिस इज द वे टू प्रिपेयर सैलरी स्लिप। बॉस आपको ग्रॉस सैलरी का बजट नहीं देगा, बॉस आपको सीटीसी का बजट दे देगा। बॉस बोलेगा मेरा सीटीसी इतना है, अब इससे एक भी पैसा मैं ज्यादा नहीं दूंगा, अगर ज्यादा देना तो आप अपने जेब से देना, हम तो नहीं देंगे। अब आपको उसी टोटल सीटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रॉस कितना होगा, नेट पे कितना होगा। ये टास्क रहता है एक एचआर एग्जीक्यूटिव का। जब एक न्यू ज्वाइनी आते हैं ऑफिस में तब उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ये आपका अटैच होकर आ जाता है, जहां पे आपका सारा ब्रेकअप दिख जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? तो लड़की वालों, टू ऑल माय गर्ल स्टूडेंट, हर क्लास में मैं आप लोग को ये सजेशन देता हूं, आज भी दे रहा हूं, ठीक है। जो लोग अरेंज मैरिज में बिलीव रखते हो, बोथ द मैरिजेस आर गुड, बट जो लोग का घर से अरेंज मैरिज करवाएगा और अगर आपका होने वाला हस्बैंड अगर जॉब करते हैं तो आपको पता है क्या पूछना है? यार लव मैरिज में तो सब पता होता है यार, अरेंज मैरिज में पूछना पड़ेगा ना।
क्या पूछना है पता है? ग्रॉस सीटीसी कि नेट? नेट कितना आता है? समझ में आया? ठीक है। और लड़के वालों, आपको क्या बताना है लड़की वालों को? सीटीसी ग्रॉस की नेट? टू बी ऑनेस्ट नेट ही बता देना, ऐसा फालतू मत किया करो यार। शादी करने जा रहे हो, डील थोड़ी कर रहे हो, तो बी ऑनेस्ट विद फ्रॉम द बिगिनिंग यार। ठीक है। बट क्या करें सर, मार्केट में लोग होते हैं ऐसा जो सब चीज का फायदा लेते, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। समझ में आया? तो हर जगह पूछना जरूरी है। सीटीसी पूछ के क्या होगा यार? सीटीसी पूछ के कुछ फायदा थोड़ी होगा। हाथ में जो आएगा वही चेक्स, मतलब घर चलाने के लिए तो वही पैसा अवेलेबल होगा ना, फॉरेन ट्रिप करने के लिए तो वही पैसा अवेलेबल होगा। तो पूछ लीजिए नेट कितना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? तो आप लोग का 3 मीनिंग क्लियर हुआ, क्रॉस सैलरी, सीटीसी या नेट पे? तो चलिए इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ेंगे। अप्रोच समझ में आया आप लोग का? हाउ डू वी अप्रोच विद दिस चैप्टर? आप लोग का अप्रोच समझ में आया? चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत एक्टिव हो, इनबॉक्स में ऐसे एक्टिव रहा करो। आई रियली एंजॉय दिस थिंग, मतलब इंटरेक्टिव सेशन। ओके, मजा आया आप लोग को सब जानकारी देख